सर, आपके पेट प्रोजेक्ट माय भारत, मेरा युवा भारत से शुरू करना चाहती हूँ। और क्योंकि हमारा आज का देखिए ये कॉन्क्लेव इंडिया 2047 एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव है, आपकी ये जो मुहिम है आपका बड़ा, मुझे बताया गया है कि ये प्रोजेक्ट आपके दिल के बड़ा करीब है। मैं समझना चाहती हूँ सर कि जो विजन 2047 है इंडिया का और आपकी ये मुहिम, ये युवा और हमारी डेवलपमेंट जहां हम पहुंचना चाहते हैं उसके बीच में ब्रिज का काम कैसे कर रही है? मेघा जी, आपने बहुत अच्छा विषय निकाला है जी। क्योंकि हम भाग्यशाली है कि देश की डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे फेवर में है। हमारा 65% पॉपुलेशन बिलो 35 है जी। जब यूरोप, अमेरिका जैसे देश जहां एजिंग एक इश्यू के रूप में उसके सामने आ रहा है जी, वैसी स्थिति में भारत में यूथ पॉपुलेशन दुनिया का सबसे युवा देश भारत है जी, लेकिन ये युवाओं की शक्ति को हार्नेस्ट कैसे करे? जी, ये देश में आज से नहीं, सदियों से ब्रेन पावर और मैन पावर की कमी नहीं थी। सवाल इतना ही था, जब जब नेतृत्व ने उसको संवारा तब ये देश महान बना। जी। आज आप समझ इतिहास में पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का स्वर्ण युग, उस वक्त देश की युवा शक्ति को चाणक्य ने संवारा था। जी। आज नरेंद्र मोदी ने देश की युवा शक्ति को अपॉर्चुनिटी देने के लिए हमको कहा कि मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जो युवाओं के लिए एक अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म के लिए काम करे। उसमें से माय भारत निकला है। माय भारत मीन्स मेरा युवा भारत। मेरा युवा भारत एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म में आज 2 करोड़ से अधिक युवा रजिस्टर हुए हैं। अपना सीवी बना के उसमें उन्होंने रखा है। ये युवा चाहे वो सेवा करना चाहे वो जॉब अपॉर्चुनिटी चाहे वो पॉलिटिकल लीडर बनना चाहिए, उसके मन में जो भी विचार आएगा, वो एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहे, जो भी विचार आएगा, ये विचार पर जुड़ने के लिए अपॉर्चुनिटी माय भारत प्लेटफॉर्म देता है। इसलिए माय भारत ये देश की युवा शक्ति को संयोज के, उसकी शक्ति को चैनलाइज करके राष्ट्रीय प्रवाह में जोड़ के विकसित भारत के साथ ही हम युवाओं को बनाए। मोदी जी ने यह भी कहा जी कि 2047 में हमें विकसित भारत बनाना है, लेकिन ये विकसित भारत के सारथी कौन होंगे? तो मोदी जी ने कहा युवा होगा। और ये 2047 का विकसित भारत किसको जीना है? आज मेरे जैसे जो 50 के हैं वो उस वक्त 75 के हो जाएंगे जी। लेकिन जो युवा है, ये युवा उस वक्त 50 का होगा, उसको विकसित भारत को जीना है जी। इसलिए उनके विचार का विकसित भारत कैसे बने, उसमें माय भारत प्लेटफॉर्म कैसे मददरूप हो सकता है, इस उद्देश्य के साथ उसकी व्यवस्था करी है। तो मनसुख भाई, देखिए, जिसको आप आज अपना एसेट मान रहे हैं, इस बड़ी युवा वर्ग को, ये 2047 में शायद एक चुनौती बन के भी उभर सकता है। मैं क्यों कह रही हूं आपसे? इसलिए क्योंकि एक एस्टिमेट है कि 2047 तक भारत का वर्कफोर्स 1.1 बिलियन हो जाएगा, जिसका मतलब है सर कि आपको उतनी नौकरियां तब तक क्रिएट करके रखनी पड़ेगी सबको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, जिसका मतलब है कि हर साल आपको 8 to 10 मिलियन, मतलब 1 करोड़ नौकरियां हर साल आप ऐड करेंगे, तब आप वहां जाके पहुंचेंगे। आप लेबर मिनिस्टर हैं सर, यूथ मिनिस्टर हैं, और किससे ये सवाल करना चाहिए, क्या रोड मैप है? दो शक्ति को संभालने की मोदी जी ने मुझे जिम्मेवारी दी है। एक युवा शक्ति, दूसरा श्रम शक्ति। ये दोनों के लिए कार्य योजना बनाना। देखो, महत्वपूर्ण यह होता है कि जब आप कोई लक्ष्य तय करो तब ये लक्ष्य का रोड मैप बनाना और रोड मैप का इंप्लीमेंटेशन करना। हमने रोड मैप भी बनाया और हमने उसका इंप्लीमेंटेशन भी चालू करा। कैसे? आपने कहा कि आपको प्रति वर्ष 1 करोड़ जॉब देनी होगी। हमने, मैं नहीं, नीति आयोग कहता है कि भारत सरकार ने पिछले 1 दशक में, अभी 12 हो गया, 12वां ईयर चल रहा है, 1 दशक में 7 करोड़ नौकरियों का सृजन करा था।
Okay. हमने कंसेप्ट को और बदला और ऐड करा, नहीं केवल नौकरियां क्रिएट करना, वो तो एक यूरोपियन मॉडल है जिसमें एक नियोक्ता और एक वर्कर्स काम करने, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज दोनों को रिश्ता की बात करी है। हमारे देश में एक तीसरा रिश्ता है क्या? और ये हमारा ट्रेडिशनल है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। हमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करना है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए आपने देखा होगा हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर स्ट्रेंथन हो रहा है, युवा में एंटरप्रेन्योरशिप, अभी आपने जो यहाँ जी। सभी लोगों को इकट्ठा करा है ना, आपकी एंटरप्रेन्योरशिप, आप में जो स्किल है, आप में कोई क्षमता है, आपका कोई विजन है, आपका कोई रिसर्च है, आपका कोई स्टार्टअप है, उसको अपॉर्चुनिटी देना है ताकि आपको रोजगार मिले और आप कई लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे। मेघा जी, आश्वस्त करना चाहता हूं मैं आपके माध्यम से, हम प्रतिवर्ष 1 करोड़ नहीं 1 करोड़ से अधिक जॉब का निर्माण करेंगे और देश को विकसित भारत में ये युवा की ही शक्ति को देश के सामने लाएंगे। वाह, आपकी स्पिरिट देख के तो सर मैं लग रहा है मुझे कि बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो कर लेंगे, लेकिन विपक्ष बहुत सवाल पूछता है आप लोगों से इसी बात पर। मगर बताइए सर, एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव है आज, इसी थीम पर हम बातचीत कर रहे हैं और एबीपी जैसा प्लेटफॉर्म, एक बड़ा विशाल प्लेटफॉर्म, आपको क्या लगता है कि हम जैसा प्लेटफॉर्म इस चीज में कैसे मदद कर सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखो, एबीपी नेटवर्क एक बड़ा टेलीविज़न नेटवर्क भी है और न्यूज़पेपर नेटवर्क भी है। आप लोग डेमोक्रेसी में आपका सबसे बड़ी भूमिका भी होती है, रोल भी होता है जी। फॉर एग्जाम्पल, आज जो आप कार्यक्रम कर रही है ना जी। ये भी आपका कर्तव्य का निर्वहन, आपकी ड्यूटी ही अदा कर रहे हो, क्योंकि आपने हमको बुलाया, तब जाके मैं विजन रख रहा हूं। जी। आपके माध्यम से देश के युवाओं ने सुना कि हाँ। हमारे लिए भारत सरकार, मोदी गवर्नमेंट क्या सोचती है, हाँ। भारत सरकार के मोदी गवर्नमेंट के मंत्री हमारे युवाओं के लिए क्या सोचता है, हमारा वर्कर्स है, हमारे देश के नागरिक है, उसके मन में क्लियर आता है कि ये सोच आप अवेयरनेस के द्वारा गांव में, शहर में, 2 टायर 3 टायर सिटी तक आपकी बात एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, युवाओं का कार्यक्रम को अच्छी तरह से पहुंचाने के लिए, उनके लिए फॉर एग्जांपल अभी हमने विकसित भारत रोजगार योजना लॉन्च करी है जो 3.5 करोड़ लोगों को नौकरी देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपया के रूप में मदद करेगी। ओके। तो ये बात पहुंचाएगा सरकारी संसाधन से, तो हम प्रयास करेंगे। लेकिन आप जैसा नेटवर्क जो सभी रीजनल चैनल के रूप में भी है, मैं गुजरात से हूं तो गुजरात में एबीपी अस्मिता है, बिल्कुल, तो ये एबीपी आनंदा है, एबीपी माझा है, कई स्टेट में है, जी। तो लोकल लैंग्वेज में भी जी आप ये बात नीचे तक पहुंचाएंगे जी। तो मैं मानता हूं कि आपकी भूमिका उसमें ऑटोमेटिक सुनिश्चित हो जाएगी। तो मनसुख भाई, यहाँ तो मेरा बोलना बनता है कि मैं आपको बुलाई, ये सच्चाई नहीं है, बहुत मशक्कत करनी पड़ी आपको यहाँ पर लाने की। मैं कहती हूँ मनसुख भाई इतनी बड़ी बड़ी चीजें करते हैं, कोविड के समय देश की कमान संभाल रहे हैं, अभी आप लोग कॉमनवेल्थ करवा रहे हैं, ओलंपिक्स लाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके ऊपर इतने इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर क्यों मीडिया से इतना बचते हैं मनसुख भाई? क्यों नहीं आते? क्यों मुझे इतनी मिन्नत करनी पड़ी? आपको भी पता है क्या क्या हुआ है आपको यहाँ पर लाने के लिए। नहीं मेघा जी, जो मैं आ गया ना तो मैं आता भी रहूंगा, मिलता भी रहूंगा, क्योंकि मेरा काम है मोदी जी के लक्ष्य को अचीव करना। जी। जब कोविड में मुझे जिम्मेवारी दी थी जी। तब मेरा काम था कि मैं मेरे देश में, क्योंकि मुझे तो पता है जब शुरुआती दिनों में मैं दुनिया से बात करता था, दुनिया के साइंटिस्ट से बात करता था, तो कहते थे इंडिया इज ए बिग कंट्री, ह्यूज डाइवर्सिटी, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके देश में जितना मृत्यु होगा उसके आधार पर दुनिया का फिगर तय होगा। अंतोगत्वा 1 साल के बाद कोविड खत्म हुआ तब पर मिलियन पॉपुलेशन पर सबसे कम डेथ कोई देश में रजिस्टर हुआ हो, इस देश का नाम भारत था दोस्तों। और दुनिया ने, मुझे एक प्रसंग याद आता है, मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए गया था। सामान्यतः तो बिल गेट्स आते थे तो हम उसको पहले अपॉइंटमेंट कहते थे कि हम मिलना चाहते हैं। हाँ। लेकिन बिल गेट्स ने मेरी अपॉइंटमेंट के लिए लिखा था कि आई वांट टू मीट टू यू। क्या बात है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हम मिले। हाँ। हम तो भारतीय हैं, कोई मिलने के लिए आता है तो खड़ा होता है, गेट तक लेने के लिए जाता है,
तो मैं भी खड़ा हुआ, गेट तक लेने के लिए गया और उन्होंने मेरे साथ हैंडशेक करते वक्त कहा, कॉन्ग्रेचुलेट इंडिया, यू हैव डन गुड कोविड मैनेजमेंट एंड वैक्सीनेशन ड्राइव। ये मेरा काम है। भाई इस पे तो तालियां बनती हैं, है ना। ये तो हमें नहीं पता था कि बिल गेट्स ने आपसे ये कहा, बट उस वक्त की मैनेजमेंट जबरदस्त थी। आप खत्म करें अपना जवाब, मैं आगे बढ़ूंगी सर। आप कुछ कह तो रहे हैं? मेघा जी, ऐसे मेरा काम है, मोदी जी लक्ष्य तय करते हैं, ये लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम करना। मोदी जी चाहते हैं कि देखो, ये बहुत क्लैरिटी के साथ, ये कोई मोदी जी ने जब देश अमृत वर्ष महोत्सव मना रहा था उस वक्त रेड फोर्ट से कहा कि मुझे विकसित भारत बनाना है, विकसित भारत के लिए 5 प्रण की बात करी और उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं अकेला नहीं, 140 करोड़ की जनता एक साथ में मिलके संकल्प लेंगे। पहला प्रण। दूसरा प्रण, हम गुलामी की मानसिकता को छोड़ देंगे। तीसरा प्रण, हम विरासत से प्रेरणा लेंगे। चौथा प्रण, हम कदम से कदम मिला के आगे बढ़ेंगे। पांचवा प्रण जो मैं कर रहा हूँ, देश के 140 करोड़ की जनता देश के प्रति अपना कर्तव्य का निर्वहन करेंगे, तब जाके विकसित भारत बनेगा। तो ये कर्तव्य का निर्वहन मेरा है कि मुझे दिया है श्रम शक्ति और युवा शक्ति को चैनलाइज करके विकसित भारत में कैसे सहयोगी हो। तो आप तो मुझे मिलती रहती है, मैं ये नौकरी में लगा हुआ हूँ, करता रहता हूँ, यही मेरा काम। बिल्कुल। आपकी परमिशन से एक छोटा सा पॉलिटिकल सवाल, फिर आपके मंत्रालय पे आऊंगी। कल आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आ गए हैं नए, ये आकलन था कि नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है? कुछ भी आइडिया था? आप लोग को बड़े मंत्री हैं आप लोग मोदी कैबिनेट में। स्वागत है नितिन जी का, भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय कार्यकारिणी, नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने। किसी को इस नाम का अता पता ही नहीं था सर, इसलिए पूछ रही हूँ। कितने तो भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, आपके मंत्रालय पे आते हैं सर। 2030 में आप लोग कॉमनवेल्थ करवा रहे हैं। आप लोग ने लेटर ऑफ इंटेंट ओलंपिक्स के लिए भी दे दिया है। 2036 एक आशा है कि 2036 हम ओलंपिक्स भी होस्ट करेंगे। सर देखिए, दोनों चीज़ों की, यू आर द स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑल्सो, एक तरीके से क्रेडिट आपको भी जाता है मनसुख भाई। कितनी बड़ी उपलब्धि आप मानते हैं भारत के लिए, अगर फाइनली हम देखिए 2030 में कॉमनवेल्थ हम 20 साल के बाद कर रहे हैं और 2036 में अगर ओलंपिक्स हो गया तो ये पहली बार होगा, कितनी बड़ी उपलब्धि है? देखो, मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है जी, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है। ये नए भारत के सिम्टम है, विकसित भारत के सिम्टम है। कोई व्यक्ति पैसा कमाता है, बड़ा होता है, तो कैसे पता चलता है? वो अच्छा घर बनाएगा, ओडी गाड़ी खरीदेगा, अच्छे कार्यक्रम करेंगे, तो हमको लगता है कि व्यक्ति बड़ा हुआ है, पैसा पैसा कमाया है, ऐसा हम नोटिस करते हैं। ये देश डेवलप्ड कंट्री की दिशा में आगे बढ़ रहा है जी। ये उसका सीक्वेंस का एक पार्ट है। हम भी बड़ी इवेंट होस्ट कर सकते हैं। ओके। फॉर एग्जाम्पल, कॉमनवेल्थ के इक्विवेलेंट थोड़े ही समय पहले हमने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स का आयोजन करा था जी। उसमें भी 78 कंट्री से पैरा एथलीट आए थे। पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप थोड़ी मुश्किल इसलिए होती है कि उसमें पैरा एथलीट आते हैं, उसके लिए रहने की व्यवस्था अलग करनी पड़ती है, उसका इक्विपमेंट अलग होता है, उसकी संभाल अलग तरीके से रखनी पड़ती है, उसका लॉजिस्टिक की व्यवस्था अलग करनी पड़ती है। तो जब पैरा एथलेटिक्स फेडरेशन के साथ बात चल रही थी तो उसके मन में था कि भारत कर पाएगा। भारत ने बहुत सरलता से, आसानी से, बिना शोर बकोर करे अच्छी तरह से कर दिया जी। वैसे ही कॉमनवेल्थ के पहले वर्ल्ड पुलिस गेम्स का भी आयोजन, उसका भी बिड भारत ने जीत लिया है। ओके। वो कॉमनवेल्थ से थोड़ी बड़ी है, वो भी इंडिया में आयोजित होनी है। उनके बाद कॉमनवेल्थ का मैं बिड जीत लिया है। अच्छी तरह से आन बान शान से कॉमनवेल्थ गेम हम इंडिया में करेंगे और उसके बाद ये तीनों को हमने लाइन अप कर लिया है। अभी हमने ओलंपिक्स के लिए बीड करा है जी। तो हमारा बीड मजबूत बनता है क्योंकि ये सब सीक्वेंस का पार्ट एक ओलंपिक्स भी हो सकता है। ऐसी बात हम इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल के सामने रख सकते हैं। क्योंकि ये जैसे आपने अब बात कही सर,
एक पूरी लिस्ट है। मेंस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी हमने किया, पैरा एथलेटिक्स जैसे आपने कहा पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप हमने किया, मेंस ओडीआई क्रिकेट हमने किया, वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप हमने किया। तो भारत एक टॉप इंटरनेशनल स्पोर्टिंग डेस्टिनेशन के जैसे आगे बढ़ रहा है। आपको ऐसा लगता है या आपको लगता है कि बहुत और काम की जरूरत है? देखो, भारत दुनिया में बेस्ट स्पोर्टिंग नेशन बन सकता है, उसका दो रीजन है। इंडिया में डाइवर्सिटी है। देखो, कई स्पोर्ट्स आपको विंटर में कराना है तो आप यूरोप में नहीं करा सकते हो। हमारे यहाँ एक ही टाइम पर 3 सीजन होती है जी। आपके यहाँ हाई एल्टीट्यूड वाले हिमालयन भी है, आप स्नो गेम्स वहाँ करा सकते हो। आप एक ही टाइम पे आप हिमालयन में जाएंगे तो स्नो फॉलिंग होगा। यही टाइम में आप वेस्ट इंडिया में जाएंगे तो राजस्थान के रन में रेगिस्तान में 45 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर भी होगा। और यही टाइम में आप तमिलनाडु में जाए तो रेनी सीजन भी चलती होगी। करेक्ट। ये डाइवर्सिटी हमारी है। दूसरा, स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी देश में स्टेट गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, पीएसयू के पास है। कई प्राइवेट सेक्टर ने भी अच्छा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करा है। और अभी देश में जो कोई भी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा सब हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। आपने देखा होगा, हमारा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मोंडो ट्रैक लगा हुआ है। दुनिया के बहुत कम कंट्री के पास मोंडो ट्रैक है। और कोई भी एथलीट है उसको मोंडो ट्रैक पर खेलना अपने लिए गौरव महसूस करते हैं। ये भारत आज के दिन में कर सकता है। इसलिए इंडिया दुनिया के लिए स्पोर्टिंग के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है। ओके। वैसे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी तो सर मतलब डोंट माइंड, मगर ये एलिगेशन तो हमेशा आती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई, सारा कुछ ले जाके गुजरात में दे दो, सब कुछ जाकर गुजरात में बनवा दो। अब ये एक विपक्ष तो ये कहता है, मगर मैं क्योंकि वहां रहती भी थी आपके समय में, और मैंने वो भी समय देखा है जहां आप लोग कम्युनिटी स्विमिंग पूल में 10 रुपए में बच्चे को स्विमिंग की सेशन देते हैं। आप तब से ये काम कर रहे थे, फिर नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना और अभी नारायणपुरा में नया आप कॉमनवेल्थ के लिए बना रहे हैं। लेकिन देखिए, ये बार बार विपक्ष के तरफ से आता है कि आपको और कोई जगह दिखती नहीं है क्या? देखो, स्पोर्ट्स एक पॉलिटिकल इश्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर केवल भारत सरकार ही नहीं करती है। स्टेट स्पोर्ट्स एक्चुअली स्टेट सब्जेक्ट है। तो कोई स्टेट अपने स्टेट में बेस्ट स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करे तो हमें तो खुश होना चाहिए। गुजरात सरकार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर अपने हिसाब से तैयार कर रही है। आप सेना में जाओ, अच्छा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पुणे में है, उसका आप देख सकते हो। आप अभी JSW को देखो, उन्होंने भी अच्छा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करा है। तो हमने क्या करा, देश में सभी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का एक डेटा एनालिसिस करा और सभी को डेटाबेस करा, कहाँ कौन सा किस टाइप का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है। और उनके बाद हम भविष्य में ऐसी योजना लेके आएंगे कि जहां वायबिलिटी गैप है, समझ लो कि ये स्टेट में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और ये स्पोर्ट की रुचि यहाँ ज्यादा है, खेलते हैं, लेकिन नहीं है, तो हम वहां उसको भारत सरकार की ओर से मदद करके बनाएंगे। जहां है उसको अच्छी तरह से वर्ल्ड क्लास का बने, उसके लिए मदद करेंगे। भारत सरकार स्टेट में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए मदद करती है जी। तो कोई भी स्टेट आगे आए उसमें भारत सरकार कोई गुजरात को ज्यादा पैसा नहीं करेंगे ना, उसमें पक्षपात नहीं करा है। हाँ। और नहीं करेंगे भी। हाँ। गुजरात ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करा है अपने खर्च से ज्यादा करा है, अपने खर्च से ज्यादा किया, ज्यादा करा, और आप लोगों ने मदद की हमने मदद करी है, जो सभी स्टेट को करते हैं, सभी स्टेट को करते हैं। मनसुख भाई देखिए, ये 2030 2036 ये दो अब ऐसे बताया जा रहा है, बात किया जा रहा है इन लहजों में कि ये दो ऐसे पायदान बनने वाले हैं, कॉमनवेल्थ एंड द ओलंपिक्स इफ इट कम्स टू इंडिया, कि ये 2047, और हम आज इंडिया 2047 एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, कि ये उस दिशा में दो बहुत बड़े पायदान भारत के लिए साबित होंगे। आपको ऐसा लगता है? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? स्वाभाविक है, क्योंकि ओलंपिक्स होना
अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। उससे दुनिया को देश का मैनेजमेंट पावर, मैनेजमेंट क्षमता का दर्शन होता है, टूरिज्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। देश में स्वयं में 8-10 साल के लिए ओलंपिक्स की तैयारी होती है, तो कंट्री स्वयं स्पोर्ट्स में अपना मेडल टैली को बढ़ाती है, देश में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बढ़ती है, और आप विकसित भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो विकसित भारत के लिए हमने ये भी गोल तय करा है कि जब हम 2036 में देश में ओलंपिक्स होस्ट करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तब हमने 10 साल में देश को दुनिया के 1 से 10 क्रम के स्पोर्टिंग नेशन के रूप में स्थापित करना है जी। और जब हम विकसित बनेंगे 2047 यानी कि 25 साल में, हमें ऐसा प्लानिंग करना है कि हम दुनिया के 1 से 5 के क्रम के स्पोर्टिंग नेशन के रूप में दुनिया में और ओलंपिक्स में हमारा प्रदर्शन कर सके। एक गोल के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या ओलंपिक्स की तैयारी, मतलब अब क्या पूछूं मैं, बिड जब तक आएगा बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, शुरू हो गई है ना? अच्छी तैयारी तैयारी सर हमने ऑलरेडी बिल्ड कर दिया है। हाँ। इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल के साथ जी ओलंपिक एसोसिएशन की कंटिन्यूस मीटिंग चल रही है। हाँ। और जो इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल की अपेक्षा क्या होती है, यहाँ क्या क्या वो चाहते हैं, सारा विषय पर उसका एक प्रोटोकॉल होता है। ये प्रोटोकॉल के हिसाब से हम तैयारी कर रहे हैं। हाँ, मगर ग्राउंड पे अहमदाबाद में, गुजरात में क्या तैयारी हो रही, वो पूछ रही हूँ मैं, वहाँ वो कहाँ तक उसमें ऐसा है, उसमें ऐसा है, ओलंपिक काउंसिल ऐसा चाहता है कि आपका जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, ओलंपिक आप जब होस्ट करो तब ज़्यादा खर्च मत करो उनके पीछे, बट आपका जो एग्जिस्टिंग स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका लाभ उसमें मिलना चाहिए। तो हमारा जो आज का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम केवल ओलंपिक के लिए नहीं बना रहे हैं। ओके। ये हमारा अहमदाबाद डेवलपमेंट प्लान का एक पार्ट है और पहले से है। ओके। उसमें से ही ओलंपिक्स आयोजित होगा। तो अच्छी तरह से वहाँ भी चल रहा है, सारे देश में भी तैयारी चल रही है, बहुत कुछ आगे आएगा आपके सामने। आशा ही करते हैं सर कि ये बिड हमें मिल जाए। मगर आपको अब मैं थोड़ा आपके रूट्स तक ले जाना चाहती हूँ। आप गुजरात के एक छोटे से गांव से आते हैं सर। आप अभी भी बहुत स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं अपनी रूट से, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं पढ़ रही थी आप पर, आपने पीएचडी भी करी है। आपका सब्जेक्ट था रोल ऑफ रूरल स्कूल्स इन कम्युनिटी डेवलपमेंट। आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा की, युवाओं की, एंटरप्रेन्योर्स को बनने की, लेकिन सर आप ना स्पोर्ट्स मंत्री भी हैं। और ये देखिए, कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको दिया सवाल ये पूछने के लिए कि सर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी हर जिले, हर छोटी जगह में भी ऑफिसेज होती हैं, इतनी पॉलिटिक्स चलती है कि फेल कर दे आपके पार्टी को। जिस तरीके की स्पोर्ट्स की पॉलिटिक्स चलती है, और हम लोगों ने सर फर्स्ट हैंड देखा है कितनी पॉलिटिक्स चलती है। मनसुख मांडविया जी, एज द स्पोर्ट्स मिनिस्टर, इसको क्लीन अप करने के लिए क्या करें? क्योंकि सर देखिए, टैलेंट आपके गली कुछ से ही निकलता है, वो वहीं से निकलता है बेचारे को। अगर नहीं मिले सपोर्ट इन सारे अथॉरिटी से, तो क्या अर्थ है फिर? बहुत अच्छा विषय है कि टैलेंट देश के हर कोने में पड़ी है जी। हमारा दूर सुदूर ट्राइबल एरिया में भी पड़ी है, कोस्टल लाइन पर भी पड़ी है, गांव में भी पड़ी है, गली में भी पड़ी है, शहर में भी पड़ी है, कस्बे में भी पड़ी है। उसको आइडेंटिफाई करके उसको अपॉर्चुनिटी दे दो ना, तो देश के नॉट ओनली फॉर स्पोर्ट्स सेक्टर बट ऑल सेक्टर में ये देश अपना परचम लहरा सकता है। ये देश की ताकत है। ये देश चंद्रयान भेज सकता है, ये देश मंगलयान भेज सकता है, ये देश आकाश में सैटेलाइट को तोड़ सकता है। तो क्या स्पोर्ट्स में अपना परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा? तो क्यों नहीं, ठीक कर ही पाएगा, लेकिन उनके लिए कार्य योजना बनाने की आवश्यकता थी। हाँ। आपने देखा होगा, मोदी गवर्नमेंट ने 2 बड़ा रिफॉर्म करा। हाँ। एक में सारू चालो, जो आपने कहा कि ये टैलेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए और उसमें जो पॉलिटिक्स चलता है, वैसे तो स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स होना ही नहीं चाहिए। उसकी जगह पे मैं स्वीकार करता हूँ कि हमें बहुत सहना पड़ा। हमारी टैलेंट को बाहर लाने की जो सिस्टम होनी चाहिए थी,
उसको दुरुस्त करने की आप आवश्यकता मानते हैं ना थी। कि आपको भी पॉलिटिक्स सहनी पड़ी इन फेडरेशंस की वजह से, मानते हैं या नहीं? स्वाभाविक है। हाँ? और इस उसमें से ही स्पोर्ट्स पॉलिसी आई। आपने देखा जी, स्पोर्ट्स पॉलिसी एक डॉक्यूमेंट है भाई, बहुत रास्ता तय करता है, देश देखेगा कि देश स्पोर्ट्स में कैसे आगे बढ़ेंगे। उसका दूसरा ही चरण में हाँ, तुरंत ही स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल आया। ये स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल क्या सुनिश्चित करता है? हाँ, जो आपने कहा उसका उत्तर है उसमें। ये जो स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल है ना, जी। वो एथलीट सेंट्रिक है। हाँ। अभी व्यवस्था चलती थी फेडरेशन सेंट्रिक, उसमें से बदल गए एथलीट सेंट्रिक हो गया। हाँ। दूसरा, स्पोर्ट्स में 50% हिस्सा तो महिला का है। मेघा जी, आपका है 50% हिस्सा और आपकी तो कोई आवाज ही नहीं थी। बिल्कुल। तो अभी महिलाओं को जी। कंपलसरी फेडरेशन में प्रतिनिधित्व मिलेगा, हाँ, उसकी एथिक कमेटी में प्रतिनिधित्व मिलेगा, जी, यानी कि महिला को समावेशी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तीसरा मैंने करा उसमें, स्पोर्ट्स में फेडरेशन का इलेक्शन आया और मैं चुनाव हार गया तो मैं चला जाता था कोर्ट में। तो कोर्ट में लिटिगेशन चलता रहता था और एथलीट को सफर करना पड़ता था। लिटिगेशन उनका चलता था, हाँ। फेडरेशन का। लड़ाई हमारे फेडरेशन वालों की थी ओके। और सहता था एथलीट। तो हमने एक ट्रिब्यूनल की व्यवस्था करी। कोई केस हाई कोर्ट में नहीं जाएगा, कोई केस नीचे कोर्ट में नहीं जाएगा, सीधा ट्रिब्यूनल में जाएगा और ट्रिब्यूनल में उसका फैसला हो जाएगा। तो ये डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम हमने दुरुस्त कर दिया। चौथा, पैरा एथलीट हमारी एक स्ट्रेंथ है। जी, दिव्यांग को भी समान अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, महिलाओं को भी समान अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। उसका इम्प्लीमेंटेशन हमने स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल पार्लियामेंट में तो पारित कर दिया। उसका रूल्स बनाना होता है, सिस्टम खड़ी करनी होती है, ये भी मोटी मोटी हो चुकी है। जनवरी में हम उसको चालू कर देंगे। तो जो हमारा लक्ष्य है ना कि गली में खेलने वाला हमारा लड़का बच्चा, लड़का लड़की प्राइमरी स्कूल में है, तो हमने उसके लिए भी सीक्वेंस बनाई। क्या करें? जो लास्ट माइल से टैलेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, हाँ। खेलो इंडिया कोस्टल गेम्स, खेलो इंडिया आइस गेम्स, ऐसा करके खेलो इंडिया के नंबर ऑफ टाइप जिस पर सीधा प्रभाव भारत सरकार का रहेगा, फेडरेशन उसके साथ जुड़ेगा, उसमें भी एक व्यवस्था करी है कि कोई भी सिलेक्शन होगा, मैं फेडरेशन हूँ और मैंने जो मुझे अच्छा लगा वो सिलेक्ट हो जाए, ऐसा नहीं। जो आपने कहा ना एक्चुअल टैलेंट को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, हमने कहा कि सिलेक्शन ओपन होना चाहिए। दूसरा, ऑन कैमरा होना चाहिए, कैमरा के सामने सिलेक्शन होना चाहिए। कोई शिकायत करेगा तो तुरंत ही कैमरा में देखा जाएगा। तीसरा, भारत सरकार के स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने नियुक्त करा हुआ वहां प्रतिनिधि उपस्थित होना चाहिए, ऑब्जर्वर होना चाहिए। ओपन सिलेक्शन, ऑन कैमरा विथ ऑब्जर्वर, ताकि सिलेक्शन अच्छा हो पाएगा। अच्छा सिलेक्शन हो पाएगा, उसको अच्छी स्कूल कॉलेज में, सेंटर ऑफ एक्सलेंस में, सरकार के खर्च पर, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी में, वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स साइंस फैसिलिटी के साथ उसको ट्रेन करा जाएगा। बाद में देखना ये देश के युवा देश का भविष्य को कैसे उजालता है। अच्छी बात है सर। आप महिलाओं की भागीदारी की बात कर रहे हैं तो ये सवाल पूछ ही लूँ मैं आपसे सर। एक मतलब पहली बार बीसीसीआई ने ये डिसाइड किया कि जो विमेन क्रिकेटर्स हैं उनकी सैलरी हम मेल क्रिकेटर्स से बराबर लेकर आएंगे। जेशा को बहुत क्रेडिट मिली इस बात की। आप स्पोर्ट्स मंत्री हैं, आप भी गुजरात से हैं, ये डिस्कशन कभी हुआ मंत्रालय में? पहली बात है कि बहुत अच्छा काम किया, बधाई के पात्र हैं आप सब कि ये फाइनली हुआ, लेकिन इतना समय लगा इस चीज को करने के लिए। लोग वो भी सवाल पूछ रहे हैं कि ये पहले क्यों नहीं सोचा गया? तो पहले नहीं सोचा उसको पूछना है, हमने तो कर दिया। देखो, बात करना एक बात है, बट एक्चुअल इक्वलिटी, अभी जो मैं स्पोर्ट्स कोड लाया उसमें भी महिलाओं को इक्वलिटी दी, हमें देना ही पड़ेगा। समय बदल गया है भाई। देखो, देश के विकास में महिला और पुरुष की समान भागीदारी होनी चाहिए, समान सेम अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, समान अवसर मिलना चाहिए। एक क्रिकेट में मेन को ज़्यादा
सैलरी मिले और वुमेन को कम सैलरी मिले, वो तो अच्छा नहीं। कोई जस्टिफिकेशन कोई नहीं है। जस्टिफ ऐसा क्या उसका परफॉर्मेंस को आप कम कैसे आंक आंक सकते रहे हैं? हैं, हाँ। क्या देश के आज कई सफलता है, आज तक आंका गया ना सर। देश का गौरव महिला नहीं बढ़ाती है क्या? उन्होंने समान भागीदारी निभाई है, उसको समान अवसर नहीं देने के बावजूद भी उन्होंने समान जिम्मेवारी निभाई है। तो ये तो हमारी सरकार की प्राथमिकता है। मोदी जी हमेशा कहता है जी कि हमारी देश की महिला हमारा देश का विकास का एक महत्वपूर्ण पिलार है। जी बिल्कुल। सर देखिए, जब अभी आप लोगों ने मैच करवाया, इंडिया पाकिस्तान वाला जो मैच हुआ, उस वक्त भी मैं आपके पास कई बार आई, बहुत रिक्वेस्ट किया कि मंत्री जी ज़रा जवाब दीजिए कि क्या हो रहा है। सर ऐसा है कि ऑपरेशन सिंदूर, प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, रुकी, खत्म नहीं हुई है, अबेंस में है, सस्पेंडेड है, खत्म नहीं हुई है ऑपरेशन सिंदूर। जिस वक्त ये पूरा जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद जो सेंटिमेंट देश में था वो बिल्कुल पाकिस्तान के विरुद्ध था। जब आप लोग ये मैच की बात हुई तो कितने सवाल उठे? सिर्फ आपके पॉलिटिकल राइवल से सवाल नहीं उठे, देश के लोगों से सवाल उठे कि ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि भारत सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। एक तरफ आप ऑपरेशन सिंदूर चला रहे हैं, दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान की मैच करा रहे हैं, आप रोक नहीं रहे। मैंने आपसे कहा था सर मुझे दो जवाब, आपने फिर तरकाई दिया मुझे। अब आज मुझे मिला है मौका, अब दीजिए जवाब, क्यों हुआ ये? तो मेघा जी आज मैं आपको जवाब दे देता हूँ। दीजिए। उस वक्त तो मैंने नहीं दिया था, लेकिन आज दे ही देता हूँ। देखो, भारत और पाकिस्तान के बीच में बायलैटरल मैच कोई नहीं होगी, ना क्रिकेट ना कोई बायलैटरल हम नहीं करेंगे। लेकिन हम एक जिम्मेवार राष्ट्र है और इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल के मेंबर है। इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल का एक चार्टर है। ये चार्टर के मुताबिक कोई भी मल्टीनेशनल इवेंट हो, उसमें आप किसी कंट्री को मना नहीं कर सकते हो। जो मना करेंगे तो इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल आपके ऊपर बैन लगा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इंडोनेशिया में एक मल्टीनेशनल इवेंट थी, जी जी, स्पोर्ट्स इवेंट थी। उसमें उन्होंने इजराइल के एथलीट को आने के लिए वीज़ा नहीं दिया। इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल ने इंडोनेशिया के ओलंपिक एसोसिएशन पर बैन लगा दिया, सारे कंट्री पर बैन लगा दिया। अभी कोई टूर्नामेंट वो होस्ट नहीं कर पाएंगे। कोई जगह पे वहां की सत्तावार टीम सरकार की इंटरनेशनल टूर्नामेंट में खेलने नहीं जाएगी। हम एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री के रूप में हम जो मना करने के लिए मल्टीलेटरल पर, समझ लो कि कोई टूर्नामेंट दुबई में आयोजित हो रही है, कोई टूर्नामेंट दुनिया के कोई कंट्री में आयोजित हो रहे जिसमें 3 से ज़्यादा कंट्री खेल रहे हैं, तो उसमें समझ लो कि पाकिस्तान की हॉकी की टीम ने भारत में आने के लिए वीज़ा मांगा था और यहाँ एशिया कप आयोजित हुआ था। जो वीज़ा के लिए हम मना कर दे तो ओलंपिक काउंसिल हमारे पर बैन लगा दे और हमारा 2036 का हमारा जो बीड है वो ही कैंसिल कर दे। ये स्थिति और नौबत आ सकती है, इसलिए हमने वीजा खारिज नहीं करा था। वो नहीं आया, उनका विषय है। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान कोई मल्टी एशिया कप का आयोजन करे या तो कोई कॉमनवेल्थ का आयोजन हो वहां पर जी, तो हमको उसको वीजा देना पड़ता है। जो ना दे तो इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल उसके ऊपर एक्शन ले तुरंत ही, ऐसा उसका चार्टर्ड है। इसलिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हमें रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करना होता है। उसका मतलब ये नहीं है कि हमने पाकिस्तान से एक कर लिया, हमारी कोई मजबूरी थी, कोई मजबूरी नहीं थी, केवल बायलैटरल आज भी हमने ना कहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई टूर्नामेंट क्रिकेट की नहीं होगी। भारत और पाकिस्तान के बीच ये आश्वासन दे सकते हैं आप कि कोई बायलैटरल, आप लोग के रहते रहते कोई बायलैटरल होगा नहीं पाकिस्तान के साथ? आई एम गिविंग टू वन एग्जांपल। भारत पाकिस्तान की या तो भारत के बीच में, उसके अलावा कोई भी स्पोर्ट्स हो, दोनों बीच के, दोनों कंट्री के लिए म्यूचुअल, ट्राइलेटरल की बात नहीं कर रहा हूं, 4-5 कंट्री इकट्ठा नहीं, बायलैटरल की बात कर रही हूं मैं। उसमें ये भी हो सकता है, उसमें हम भी हो सकता है, लेकिन बायलैटरल कोई नहीं होगी। आज के दिन में हमारा ये पक्का निर्णय है, भारत सरकार का ये पॉलिसी है कि हम पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान कल कहे कि भारत क्रिकेट खेलने के लिए आए, वो नहीं होगा।
बिल्कुल हम नहीं उसको होगा। बुलाएंगे नहीं, हम जाएंगे नहीं। वो कल कहेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में हॉकी टूर्नामेंट होगी, नहीं होगी। ये बहुत नहीं क्लैरिटी है, आपकी क्लैरिटी हो गई ना, ना? नहीं, बहुत मेरी बिल्कुल चिंता मत clarity- करिए। ये समय था तो जवाब नहीं देना था तो नहीं दिया था, ठीक है, लेकिन उसमें छुपाने जैसा कुछ नहीं था, बहुत क्लैरिटी है। नहीं, ये क्लियर करने के लिए धन्यवाद आपका सर। और अब एक ऐसे सवाल पर मैं आना चाहती हूँ, ये मेरी जानकारी है, अब ये है मंत्रालय आपकी, आपने मुझसे बताया नहीं अभी तक, लेकिन मुझे पता चला है तो मैंने सोचा आपसे इस मंच पर पूछ ही लूँ सर, कि एक बड़े बोनांजा की तैयारी कर रही है मोदी सरकार न्यू ईयर में हमारे लोगों के लिए। प्रोविडेंट फंड आपके नीचे आता है, अब मुझे बताया जा रहा है, क्या ये सही है या गलत है, प्लीज क्लैरिफाई करिए, कि अब कुछ महीनों में आप लोग ऐसी डिसीजन लेने वाले हैं कि हम अपने प्रोविडेंट फंड का जो भी वहां पैसा रहता है उसका 75% टोटल अमाउंट का बिना कोई वजह विड्रॉ कर सकते, बिना कोई वजह दिए हुए, क्योंकि आज की तारीख में पीएफ से पैसा विड्रॉ करना मतलब एक हेडेक है। कि ऐसा कुछ आप लोग तैयारी कर रहे हैं कि मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मनसुख भाई के मंत्रालय को कि मैं अपने पैसे क्यों निकाल रही हूँ, 75% में निकाल सकती हूँ। देखो, पीएफ ये वर्कर्स का पैसा है, काम करने वाले लोगों का पैसा है, जो आपके पैसे से काटा जाता है और पीएफ में जमा करा जाता है। तो हमने देखा कि आपका पीएफ का पैसा उठाने के लिए आपको 10 प्रकार के फॉर्म भरना पड़ता है, 10 प्रकार के जी, कॉलम भरना पड़ता है, complicated। और थक जाते थे बहुत। हमने धीरे 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 उसमें चेंज करते 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 मैं ये बात पर पहुंचा कि 75% पैसा आज अभी कल से भी आप निकाल सकती हो। कल ओह, भी जाके ओके। आपका पीएफ पड़ा है, हाँ। 75% पैसा उठाना है, आप उठा सकती हो। ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है हमारे लिए सर। 25% पैसा मैंने रखने के लिए इसलिए रखा, जब मैंने डिसीजन करा तो कई जगह से थोड़ा एजिटेशन आना चालू हुआ कि ये पीएफ तो उसका पैसा 25% क्यों रखते हो। हम 25% पैसा रखने के लिए मेघा जी इसलिए सोचा हमने कि एक व्यक्ति जब पीएफ के लाभार्थी बन जाते हैं, पीएफ कटना चालू होता है, 7 महीने तक उन्होंने नौकरी करी, 7 महीने में नौकरी छूट गई, वो पीएफ लेके चला गया, फिर 3 महीने के बाद दूसरी नौकरी लग गई, तो फिर दूसरी नौकरी जब से लगी तब से चालू होगा, क्योंकि पहले तो पीएफ आपने उठा लिया कंप्लीटली। हाँ। लेकिन आपको पेंशन चाहिए तो 10 साल की कंटिन्यूस नौकरी होनी चाहिए। ओके। तो मैंने कहा कि 1 साल तक 25% पैसा आपका जमा रहेगा, ओके। ताकि 1 साल में आपको दूसरी नौकरी मिल जाए, तो आपकी नौकरी की कंटिन्यूटी बनी रहे, ताकि आप पेंशन के पात्र हो जाए। तो मैंने एक सोच के डिसीजन करा है। हाँ। कागज से मुक्ति हो। मैं हाँ। तो आपको एडवांस ये भी बता दूं कि मैं अगले मार्च महीने के पहले आपको आपका पीएफ का पैसा उठाने के लिए एटीएम से जाके उठा लेना है। मैं उसको यूपीआई से लिंक कर दूंगा। 75% पैसा वाव। कभी भी जाके उठा लो। आप पीएफ को यूपीआई से लिंक कर देंगे, ये पहली बार बात पता चल रही है, तो बड़ी खबर दे रहे हैं, धन्यवाद इसके लिए। क्योंकि ये पैसा आपका है और मैं उसमें सरलता लाना चाहता हूँ। आप 25% पैसा रख के यूपीआई से मैंने लिंक करने की अभी सारी तैयारी, सॉफ्टवेयर सब कर दिया है। तैयार हो चुका है। हाँ। तो जाके आप सीधा कोई जगह पे जाना नहीं, एटीएम से जाके पैसा उठा लो। वाह। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, रैप अप कर रही हूं सर। ये आपका संडे ऑन साइकिल फिट इंडिया का बड़ा जबरदस्त कैंपेन चला है। ऐसा है मनसुख भाई, पिछले 3 साल से तो मैं ही आपसे सवाल पूछ रही हूँ, इतना वेट लॉस आपने कर लिया, कैबिनेट में आप सब एग्जाम्पल देते हैं मनसुख मांडविया का, भाई क्या कर रहे हैं मनसुख मांडविया, इस तरीके से कैसे वेट लॉस किया? ये साइकिल, संडे साइकिल ही आपकी राज है या कुछ और हो रहा है? उसमें और कुछ नहीं है। मैं भारत सरकार का हेल्थ मिनिस्टर रहा हूँ जी। मैं हेल्थ के लिए, और कोई भी देश को डेवलप कंट्री बनना है तो देश के नागरिक स्वस्थ हो बहुत जरूरी है। जी। और स्वस्थ रहने के लिए आपकी फिटनेस जरूरी है। जी। और फिटनेस बनाए रखने के लिए मेरे 2 टीचर ने मुझे प्रेरणा दी। मैं प्राइमरी स्कूल में गांव में पढ़ता था, तो एक टीचर 3 किलोमीटर से और एक टीचर 4 किलोमीटर से, उसका गांव था, वहाँ से साइकिल लेके अप डाउन करते थे। जी। और दोनों रिटायर्ड कर गए, उसको 20-25 साल हो गया। जी। दोनों टीचर रिटायर्ड 20-25 साल पहले हो गए हैं। एक की एज आज 94 है, एक की एज 92 है। जी। ये दोनों ने 20-20 साल तक साइकिल लेके अप डाउन करा था। उससे मैं सीखा
साइकिलिंग ए बेस्ट एक्सरसाइज है। संडे ऑन साइकिल प्रतीकात्मक है, लेकिन देश में फिटनेस का संदेश साइकिल से कैसे मिले। मैं रेगुलर 1 घंटे साइकिलिंग करता हूँ। शाम को ऑफिस खत्म होती है तो 9-10 बजे जाके पहले साइकिलिंग करूँगा, बाद में सोऊंगा। मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। और जब मैंने संडे ऑन साइकिल की मुहिम चालू करी तो पहले 240 क्लब जुड़ी थी जी। 1 साल में जी। लास्ट संडे ऑन साइकिल हुआ। हाँ। 8,400 क्या इवेंट बात हुई है। संडे ऑन साइकिल क्या की। बात है, फिट इंडिया को आगे ले जा रहे हैं। आप सबको भी मेरी रिक्वेस्ट है, संडे ऑन साइकिल की मूवमेंट के साथ जुड़ के मोदी जी का 5वां प्रण अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है। अब आप स्वस्थ रहेंगे ना तो भी मैं मानता हूं कि ये अपना कर्तव्य का निर्वहन करा है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी तो ही बढ़ेगी बिल्कुल। जब आप स्वस्थ हो। बिल्कुल। और We have to प्रोडक्टिविटी be बढ़ेगी तो नेशन को फायदा होगा। इसलिए हम संडे ऑन साइकिल के साथ जुड़ के फिट रहने के लिए प्रयास करें। लवली।